जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम वापस से मिल चुके हैं हमारे सेकेंड पार्ट में। हम लोग देख रहे थे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री और उसका फर्स्ट फेज मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसके प्रीवियस वीडियो को आप जरूर चेक करिएगा। और आज का हम लोग जो रहेगा, हम लोग सेकेंड फेज करने वाले हैं। सेकेंड फेज जो शुरुआत होता है 1948 से लेकर 1991 तक, इस फेज को हम लोग कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, और साथ ही साथ इस फेज को हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन फेज। अब अगर हम लोग देखेंगे तो चलो, हम लोग आजाद तो हो गए, ठीक है, 1947 में हम लोग आजाद तो हो गए, बट क्या आपको लगता है हम लोग रियल में उस समय आजाद हुए थे? बिल्कुल नहीं। उस समय अगर हम लोग देखें तो भारत में बहुत ज्यादा पॉवर्टी लेवल चल रही थी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से नहीं थी जिससे हम लोग कुछ ना कुछ जनरेट कर सके। तो उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। तो सबसे पहले, जैसे हम जानते हैं, बैंक जो होता है वो एक कंट्री की बैकबोन होती है इकोनॉमी की। तो उस समय देखा गया कि चलिए, अब हम लोग को पूरी कंट्री मिल चुकी, हम लोग अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, अपना सोशल डिसीजन लेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। तो उस समय शुरुआत किया गया, और सबसे पहले ये जो फेज को नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं। नेशनलाइजेशन का मीनिंग हो जाता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को जब गवर्नमेंट 100% कंट्रोल कर ले, उसको हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। तो इसी तरीके से नेशनलाइजेशन चालू होता है कि हमारी गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि आप जानते रहोगे स्टार्टिंग में हमारी जो इकोनॉमी चली थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी बेस पे चलती थी। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत में पहला बैंक कौन सा नेशनलाइज होता है, तो 1949 में, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर लिया जाता है, और तभी से आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक जैसा काम कर रहा है। साथ ही साथ जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो जैसे मैंने आपको बताया 1955 में जो इंपीरियल बैंक था उसको एसबीआई में रीनेम कर देते हैं, और साथ ही साथ एसबीआई उस समय नेशनलाइज हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय आता है 1969 का। उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन चालू किया था। उस समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था, बोला गया था कि आपको बैंकिंग रिफॉर्म्स करना रहेगा। तो नरसिम्हन कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि हम उन बैंकों को नेशनलाइज करेंगे जिनका कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं भारत में पहली बार 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो आपको याद रखना रहेगा। पहली बार भारत में एक साथ इतने सारे जो बैंक्स वर्क करते थे। हमें 14 बैंक्स का नाम आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना। तो 14 बैंक्स को हमारी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था। फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, तो एक और टाइम आता है 1980 का। तो आपसे कोई भी अगर पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया या आपकी नॉलेज के लिए याद रखना रहेगा आपको कि हमारे भारत में कितनी बार नेशनलाइजेशन हुआ है, तो आपको याद रखना रहेगा 1969 में और 1980 में 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया था। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया था। अब वो जो 6 बैंक्स थे उनका कितना रिक्वायरमेंट रखा गया था कि कितना कैपिटल होगा, तो उनका रिक्वायरमेंट रखा गया था 200 करोड़ से ज्यादा अगर रहेगा तो उनको हम लोग नेशनलाइज कर देंगे। और इसी तरीके से उस समय तक अगर हम लोग देखेंगे तो 20 बैंक्स जो नेशनलाइज चल रहे थे। फिर कहीं ना कहीं इसी बीच में एक और चीज हुआ। अब हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि हम लोग जितने भी बैंक्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अर्बन रीजन में स्टैब्लिश हो रहा है, और रूरल रीजन में प्रॉपर तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी हम नहीं पहुंचा पा रहे। और अगर हम लोग देखें तो 1980 तक भी हमारे भारत में प्रॉपर तरीके से जो पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी वो रहती थी रूरल रीजन में। तो कहीं ना कहीं रूरल रीजन का भी बैंकिंग इंक्लूजन करना बहुत ज्यादा जरूरत था। तो इसी बीच में 1975 में एक हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो हमारा इसी तरीके से आरआरबीज भी स्टैब्लिश होते, और हमारा पहला आरआरबी जो स्टैब्लिश होता है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, और उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। और इसी तरीके से बैंक्स कंटिन्यू चलते गए। प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास में 28 आरआरबीज बैंक वर्क कर रहे हैं, 1 नेशन 1 आरआरबी के कॉन्सेप्ट से, या 1 स्टेट 1 आरआरबी के कॉन्सेप्ट से। और इसी तरीके से देखा गया तो हमारी गवर्नमेंट ने अर्बन रीजन में भी डेवलपमेंट कर दिया और रूरल रीजन में भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो और एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं। तो और एक्स्ट्रा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। अब स्पेशलाइज्ड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? स्पेशलाइज्ड बैंक जो रहेंगे, अब जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं तो वो लोग क्या, लोगों से पैसा लेंगे देंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे।
अब हम लोग ने सोचा कि हम लोग ना कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स वाइज डेवलपमेंट के लिए हम लोग बैंक स्टैब्लिश करते हैं, और इसी हिसाब से नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था, सिडबी स्टैब्लिश हुआ था, फिर अगर हम लोग देखें एक्सिम बैंक स्टैब्लिश हुआ था, और इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक स्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर ये स्टैब्लिशमेंट चलता गया जो एक स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। जैसे नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड हमारा बेसिकली क्या करता है, नाबार्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, रूरल रीजन पे डेवलपमेंट करता है। सीडीबी का काम क्या रहता है, सीडीबी का काम रहता है कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना। एक्सिम का काम क्या रहता है, तो एक्सिम का काम रहता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा चलता है उसको प्रमोट करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक्स जो हाउसिंग से रिलेटेड कुछ रहेगा तो उस पर ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखेंगे ना, तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको छोड़ के गए थे और हमने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया, ये बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को अगर हम कहें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हम लोग आगे देखेंगे तो कुछ ना इसके डीमेरिट्स भी रहे थे जो नेशनलाइजेशन हुए थे। और कहीं ना कहीं जब 1991 तक समय आता है ना, तो हमारा कंडीशन इकोनॉमी का पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि हर जगह पे हर खर्चा हमारी गवर्नमेंट करती थी और गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं बचा था कि वो कुछ और इंपोर्ट कर सके। तो 1991 के टाइम पे हमको एक न्यू रिफॉर्म्स करना पड़ा था, जिसको आप लोग जानते रहोगे। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और कहीं ना कहीं देखा गया कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, तो उसी तरीके से हमारे जो इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी आना शुरुआत हो जाते हैं। थोड़े से हम लोग ग्लोबलाइज्ड भी हो गए थे, है कि नहीं। फिर लिबरलाइज किया गया था लोगों को कि हाँ उनको भी फ्रीडम मिलेगा कि अपना बिजनेस ओपन कर सकते। तो इसी तरीके से हमारा जो सेकंड फेज रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे थर्ड फेज में। तो तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि किस तरीके से आपको ये लेक्चर लगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।